आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। पर आज हम ये बात जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी और ना ही वो पहले इंसान थे जो अमेरिका पहुंचे थे। पर फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग कोलंबस को अमेरिका की खोज के साथ जोड़ देते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खोज मतलब क्या होता है। जब कोई कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी या वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज की थी, तो इसका ये मतलब है कि जहाँ वो पहुंचे, जहाँ वो अमेरिका पहुंचे या वास्को ड गामा जब इंडिया पहुंचे तो इंडिया में कोई रहता नहीं था। इंडिया को पहली बार वास्को ड गामा ने देखा, ऐसा नहीं। जब कोई ये कहता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये पहला इंसान था जिसने यूरोप को अमेरिका के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। यानी यूरोप को ये बताया कि हाँ भाई, अमेरिका जैसी भी कोई जगह है, क्योंकि उसके पहले यूरोप को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी एग्जिस्ट करता है। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो वहाँ ऑलरेडी नेटिव अमेरिकन रहते थे और कोलंबस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। पर यह बात बिल्कुल सही है कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने की वजह से एक चेन ऑफ इवेंट्स, एक झड़ी लग गई इवेंट्स की, जिसकी वजह से अमेरिका की हिस्ट्री पूरी तरह बदल गई। और कोलंबस खुद एक मिडिल क्लास इंसान था, तो उनके पास इतने पैसे कैसे आए कि वो 3 शिप्स को लेकर निकल पड़े अमेरिका की खोज करने के लिए। और अमेरिका की खोज एग्जैक्टली उन्होंने कैसे की, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी से। आज ये बात सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर 15th सेंचुरी में ये बात कॉमन नॉलेज नहीं थी। जब भी सेलिंग करते थे लोग शिप में, तो हमेशा अपने कोस्ट के साथ लग के करते थे। और यूरोप के आसपास जितनी भी सेलिंग हुई है वो यूरोप के कोस्ट से लग के ही हुई है। कोई भी वेस्ट की तरफ यानी अटलांटिक ओशन की तरफ बहुत दूर तक सेल नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां थी। लोग कहते थे कि वहाँ पे कुछ एलियंस रहते हैं, वहाँ पे पानी पे पेड़ उगते हैं, वहाँ पे ऐसे पक्षी होते हैं जो धरती पे नहीं मिलते, और वहाँ पे जाने में जान को बहुत बड़ा खतरा होता है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा अंदाजा था कि अगर आप अटलांटिक ओशन में वेस्ट की तरफ सेल करते जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स दिखेंगे, क्योंकि सैकड़ों साल पहले वाइकिंग्स ऑलरेडी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका पे लैंड कर चुके थे। पर वाइकिंग्स की कहानियों से भी ऐसा लगता था कि वहाँ जिस आइलैंड पे वो पहुंचे हैं वहाँ एक अनोखी, एक अलग ही दुनिया है। देखिए, जब भी हम किसी डिस्कशन में लोगों की बात करते हैं तो हम एक जनरल कम्युनिटी की बात करते हैं। पर जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक कम्युनिटी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो हालांकि ज्यादातर लोगों को जो कॉमन नॉलेज थी वो यही थी कि धरती फ्लैट है, पर जरूर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको अंदाजा था कि धरती गोल है। परंतु ऑफिशियली कोई इस बात को नहीं कहता था कि धरती गोल है। सब यही मानते थे कि धरती फ्लैट है, क्योंकि ये बात ऑफिशियली चर्च ने कह के रखी थी। चर्च ने ये कहा था कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में हमारी धरती है और सूरज हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि एक्चुअल से बिल्कुल उल्टा है। तो अगर आप 15th सेंचुरी में रहते हो और आप जान रहे हो कि चर्च ने कह के रखा है कि धरती फ्लैट है, गोल नहीं है, और आपको पता है कि धरती गोल है, फिर भी इस बात को आप पब्लिकली, ऑफिशियली इतने आसानी से कह नहीं पाओगे, क्योंकि ये बात सच है कि चर्च ने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को परसिक्यूट किया था जो चर्च की बातों के विरोध में कुछ कहते थे। तो जनरल जनता ये समझती थी कि धरती फ्लैट है, और इस फ्लैट अर्थ की बाउंड्री को समझते थे अटलांटिक ओशन। यानी वो ये मानते थे कि अगर उन्होंने वेस्ट की तरफ सेल करना शुरू किया, अटलांटिक ओशन में बहुत दूर तक गए, तो एक पॉइंट पे जाके उनकी शिप ऐसे नीचे गिर जाएगी। अब नीचे गिर के कहाँ जाएगी ये नहीं पता, पर यह था कि शिप नीचे गिरेगी और वहां जाके मर जाएंगे। ऑलमोस्ट 1000 साल तक बाइजेंटाइन एम्पायर ने यूरोप को एशिया के साथ जोड़ के रखा था लैंड रूट्स के जरिए, और इन्हीं जमीन के रास्तों की वजह से बहुत सारा सामान, चाहे वो आम आदमी के यूज का सामान है, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हैं, ये सारा सामान एशिया से यूरोप पहुंचता था। पर बाइजेंटाइन एम्पायर और टर्क्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई बहुत सालों में, और इसकी वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर कमजोर होते चले गए, टर्क्स मजबूत होते चले गए। और इसी की वजह से यूरोप का जो लैंड रूट था, जो उनको एशिया से एक्सेस दे रहा था, जहां से एशिया से इतना सामान ले रहे थे, वो एक्सेस धीरे धीरे ब्लॉक होने लगा। और अब यूरोपीय परेशान होने लगे, क्योंकि उनको एशिया के सामान की जरूरत थी, चाहे वो आम आदमी का सामान हो, चाहे अमीरों का सामान। और अब क्योंकि लैंड रूट का एक्सेस बंद हो गया था, तो अब वो नए रास्ते खोजने लगे एशिया पहुंचने के लिए। तो यूरोपियंस कैसे एशिया पहुंच सकते थे? इसका एक बहुत ऑब्वियस आंसर था कि अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से गुजरते हुए आप चाइना और इंडिया पहुंच सकते हो। और इनफैक्ट 15th सेंचुरी के एंड में ही एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जो ऐसे ही अफ्रीका के नीचे से गुजरते हुए इंडिया में आके एक जगह पहुंचे थे। अगर आपको इन पोर्चुगीज एक्सप्लोरर का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो अफ्रीका के नीचे वाला जो रास्ता था वो तो पता चल गया था, तो इसीलिए अब स्पेन और यूरोप के लोगों को एक नया रास्ता खोजना था ईस्ट पहुंचने के लिए। और यहीं पे आके एंट्री होती है क्रिस्टोफर कोलंबस की। क्रिस्टोफर कोलंबस ओरिजिनली इटली के जेनोवा से आए थे, और उस समय के लिए ये एक बहुत ही अनयूजुअल इंसान थे। वो ऐसा क्लेम करते थे कि उनका जन्म नोबिलिटी में हुआ है,
पर एविडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो उनको नोबिलिटी से कनेक्ट करता था। इनफैक्ट एविडेंस से तो पता चलता था कि वो मिडिल क्लास मर्चेंट फैमिली से आते थे। और उनकी एक और खास बात थी कि उनके पास पावर ऑफ परसुएशन थी, स्पेशली उन लोगों को जो अमीर है या फिर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। यानी अमीर लोगों को और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर लेते थे। उनको अर्थ के बारे में जानने में और नेविगेशन की साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। उस समय ऑलरेडी कुछ फिलोसफर्स और कुछ कॉस्मोग्राफर्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि शायद से अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है। और कोलंबस ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने इस बात को ठान लिया कि अर्थ गोल ही है। और अगर अर्थ गोल है तो यूरोप से अगर वेस्ट की तरफ सेल करें तो घूम के ईस्ट पहुंच सकते हैं। और इसके वजह से उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ईस्ट पहुंचने का एक नया रास्ता खोज लिया। वो अफ्रीका के नीचे से नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन में वेस्ट जाते हुए फिर इंडिया और चाइना पहुंचेंगे। इसी आइडिया को लेके फिर 1477 में कोलंबस पहुंचे पोर्चुगल, जो उस समय बहुत सारे सी वॉयजेस को स्पॉन्सर करते थे। एक एडवांस्ड मैरीटाइम कंट्री थे वो। वहां पहुंच के कोलंबस ने पोर्चुगल के किंग को अपनी ये थ्योरी बताई कि हम वेस्ट की तरफ जाके ईस्ट पहुंच सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, उनको और यूरोप में किसी को भी ये हवा भी नहीं थी कि अगर वो अटलांटिक ओशन में जाते जाएंगे तो बीच में एक और कॉन्टिनेंट है अमेरिका का। उनको ये लग रहा था कि पूरा सीधा समुंदर है और सीधा वो उनको ईस्ट की तरफ ले जाए। तो हालांकि कोलंबस को पोर्चुगल के किंग से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, पर इसी दौरान वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और कोस्मोग्राफर के टच में आ गए। इनका नाम था पाओलो डेल पोज़ो टॉस्कनेली। उन्होंने भी इस बात को क्लेम किया था कि धरती गोल है और अगर आप वेस्ट की तरफ सेल करो तो आप घूम के स्पाइस आइलैंड्स और एशिया तक पहुंच सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने अर्थ के सर्कमफ्रेंस को भी कैलकुलेट किया था। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसका पेरीमीटर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक गेंद है, उस बॉल के अराउंड आप बहुत टाइट एक धागा बांधते हो और एंड टू एंड, तो जितना धागा आपने यूज किया उसके अराउंड बांधने के लिए उसको आप सर्कमफ्रेंस कहते हो। जो टॉस्कनेली ने अर्थ के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से यूरोप और इंडिया के बीच में सिर्फ 130 डिग्रीज का डिस्टेंस था। इनफैक्ट उन्होंने भी पोर्चुगल के किंग को अपने कैलकुलेशंस भेजे थे एक लेटर में, पर उनको भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। पर कोलंबस को किसी तरह लेटर उनके हाथ लग गया और इसी की वजह से फिर उन्होंने टॉस्कनेली को खुद एक लेटर लिखा और कहा कि हाँ वो ये वॉयज करना चाहते हैं जो उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं, और वो उनसे हेल्प मांगने लगे। तो टॉस्कनेली को जब ये लेटर मिला कोलंबस का तो बहुत खुश हुए कि हाँ भाई उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसको एक्चुअली अब प्रैक्टिकल कोई इंसान करना चाहता है। तो उन्होंने फिर कोलंबस को रिप्लाई किया और उसको उन्होंने अपने और कैलकुलेशंस दिए और एक रफ रूट दिया वेस्ट की तरफ सेल करके एशिया पहुंचने का। और ये बात सच है कि इसी रफ रूट को लेके फिर कोलंबस ने सेल किया था। पर अभी कोलंबस अपनी जर्नी से बहुत दूर थे। कुछ साल बाद 1481 में कोलंबस फिर से पोर्चुगल आए और वहाँ के नए किंग जॉन II को अप्रोच किया और फिर से यही प्रपोज किया कि वो वेस्ट की तरफ सेल करना चाहते हैं ताकि वो एशिया पहुंच सके और एक नया रूट दुनिया के सामने ला सके। इस बार तो राजा कन्विंस हो गए, पर उनके एडवाइजर्स ने उनको इसके लिए मना कर दिया। और फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि पोर्चुगल में किसी लीगल मामले में कोलंबस खुद फंस गए। तो इसीलिए यहाँ से भाग के अब वो पहुंचे स्पेन। यहाँ पहुंचने के बाद उनके लिए सी जर्नी की बात तो छोड़ो, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो इसीलिए वो एक मोनेस्ट्री चले गए जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। इस मोनेस्ट्री का नाम था मोनेस्ट्री ऑफ ला रबीदा। और यहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे मॉन्क से हुई जो खुद एक कॉस्मोग्राफर थे और अर्थ के बारे में ऐसे कैलकुलेशंस करने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और इन मॉन्क के स्पेन के किंग और क्वीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो एक तरह से आप देखिए कोलंबस को ना सिर्फ वहाँ जीने का सहारा मिला बल्कि एक बहुत अमेजिंग कनेक्शन मिल गया स्पेन के किंग और क्वीन के साथ, जिनके सामने वो अपना ये वॉयज का आइडिया रख सकते थे। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। इस बारे प्रस्ताव पहुंचा स्पेन के किंग और क्वीन के सामने। उनको प्रस्ताव तो अच्छा लगा, पर उस समय उनकी खुद की टेरिटरीज कास्टिल और अरागोन एक लड़ाई में उलझी हुई थी। और इसलिए उनका फैसला ये था कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारा सारा पैसा इसी लड़ाई को जीतने के लिए लगेगा। हम किसी भी नए एडवेंचर और नए एंटरप्राइज को सपोर्ट नहीं करेंगे। पर कोलंबस भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने ये बात उस समय किंग और क्वीन को नहीं बताई, पर वो सेम टाइम पे फ्रेंच और इंग्लिश लोगों को भी अप्रोच कर रहे थे अपने इस वॉयज के आइडिया को लेकर। जो उनको पहले स्पॉन्सर कर देता वो उन्हीं की तरफ से इस वॉयज पे निकल जाते। पर ये बात उन्होंने किंग और क्वीन को नहीं बताई। फिर कुछ और साल बीते और फिर 1491 में जब स्पेनिश किंग और क्वीन इस लड़ाई को जीत गए तो एक बार फिर से कोलंबस ने इनको अप्रोच किया। पर किंग को तो आइडिया अच्छा लगा, पर उनके सलाहकारों ने उनको इस जर्नी को स्पॉन्सर करने के मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोलंबस की डिमांड्स, जो रिसोर्सेज वो मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो फाइनली हार मान के कोलंबस यहाँ से निकल के चले गए फ्रांस की तरफ, फ्रांस के राजा से मदद मांगने के लिए। परंतु स्पेन में अपने इस लास्ट एफर्ट में कोलंबस ने बहुत सारे लोगों को इस जर्नी के लिए कन्विंस कर लिया था। और उसमें से एक इंसान थी स्पेन की क्वीन की लेडी कंपेनियन। उन्होंने
स्पेन की क्वीन को कहा कि हमको इस प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमको बहुत पैसा मिलेगा। तो इस वजह से फिर क्वीन ने अब अरागोन के ट्रेजरर यानी इनके खजांची को बुलाया और उनको कहा कि आपको क्या लगता है कि हमको इस यात्रा को सपोर्ट करना चाहिए। और इन खजांची, इनका नाम सेंट एंजल था, उन्होंने कहा कि हमको इस जर्नी को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए फिर कोलंबस को वापस स्पेन के अंदर बुलाया गया और 17 अगस्त 1492 को कोलंबस ने वो एग्रीमेंट साइन कर दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि स्पेन की गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करने वाली है इस वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में जर्नी करने के लिए, ताकि वो एक नया रास्ता ढूंढ सके एशिया और इंडिया पहुंचने। अब कोलंबस को खुद तो इस वॉयेज पे जाना था, पर इस जर्नी पे जाने के लिए उनको बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए थी। उनको एक क्रू चाहिए था, और ये क्रू कहाँ से है, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट था इसमें, पर बहुत सारे लोग तो डरते थे वेस्ट की तरफ सेल करने के। तो इसीलिए फिर स्पेनिश किंग और क्वीन ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी प्रिजनर अगर कोलंबस के साथ इस ट्रिप पे जाता है, अगर कोई मुजरिम है, कोई कॉन्विक्ट है, तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपर ऑफिशियल मुजरिम थे, वो कोलंबस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और ऐसे करते करते कुछ हफ्तों में उसका क्रू भी रेडी हो गया। और इस तरह से अगस्त 3, 1492 को 3 शिप्स निकल पड़ी पालोस से कैनरी आइलैंड्स की तरफ। यहाँ पोर्ट पे पहुंचकर उन्होंने अपनी शिप्स को रीसप्लाई किया और कुछ रिफिटिंग की, और फाइनली फिर 6 सितंबर 1492 को कैनरी आइलैंड से ये 3 शिप्स निकल पड़ी वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन के अननोन। कोलंबस का जो पूरा क्रू था ये बहुत ही अनोखा था। इसमें सेलर्स तो थे ही, उनके साथ सोल्जर्स भी थे, प्रीस्ट भी थे और मुजरिम भी थे। ऑलमोस्ट ये सारा जो क्रू था ये स्पेनिश था, और उनको बात पसंद नहीं थी कि उनका कैप्टन, उनका जो लीडर है वो इटालियन। तो ऑलमोस्ट पूरे क्रू के अंदर अपने कैप्टन को लेके बहुत नफरत थी, जो कि एक बहुत ही रिस्की बात है जब आप ऐसे एक्सप्लोरेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या मिलेगा। पर सब लोगों को इंक्लूडिंग कोलंबस ये भरोसा था कि हमारी जो जर्नी है ये बहुत लंबी नहीं। पर दिन पे दिन गुजरते गए और दूर दूर तक कहीं भी किसी जमीन का नामो निशान नहीं था। आप सोच के देखिए अटलांटिक ओशन कितना बड़ा ओशन है, और ये 3 शिप्स लेके उसमें सेल किए जा रहे थे, तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगा होगा कि हमारी जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी। बीच बीच में कई बार उनको ऐसे कुछ पक्षी दिखते थे जिनको देख के लगता था कि ये किसी जमीन से उड़ के आए हैं, या फिर जमीन पे ऐसे कुछ पौधे दिखते थे जिसकी वजह से उनको लगता था कि जमीन नजदीक है, पर फिर भी उनको जमीन नजर नहीं आई। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर गए और कोई जमीन नजर नहीं आई। अब ऑलरेडी वो लोग कोलंबस को नफरत तो करते ही थे क्योंकि वो इटालियन थे और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अब सब लोगों में एक म्यूटिनी की भावना जगने लगी। तो इसीलिए फिर इस क्रू ने कोलंबस को कहा कि हमको स्पेन वापस लौट जाना चाहिए, हमको कोई जमीन नजर नहीं आई। अब कोलंबस एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। अगर वो वापस जाते हैं तो उनका ये पूरा यहाँ तक आना पूरा बर्बाद हो जाता है, पर अगर वो आगे बढ़ते रहे, उनका जो क्रू है वो म्यूटिनी करने वाला है, तो उनकी जान को ही खतरा था। तो क्या करोगे आप एक्सप्लोर करके अगर आपकी जान ही नहीं बचती है तो कोलंबस ने यहाँ पे एक चाल चली। उन्होंने अपनी क्रू को कहा कि हम 3 दिन और सेल करते हैं, और अगर हमको 3 दिन में कोई जमीन नजर नहीं आई तो हम वापस स्पेन की तरफ बढ़ चलेंगे। ये उन्होंने कहा था 9 अक्टूबर 1492 को। उनको वहां से निकले हुए 34 डेज हो चुके थे, और वो वहां से 2600 नॉटिकल माइल्स या 4800 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब इन 3 दिनों में से 2 दिन गुजर गए और उनको फिर भी कोई जमीन नहीं दिखी। परंतु तीसरे दिन उनको दूर एक ऐसी रोशनी नजर आई जिसको देख के लग रहा था कि इस रोशनी का ओरिजिन कोई ह्यूमन ओरिजिन, मतलब ये नेचुरल रोशनी नहीं है, किसी इंसान ने ही इस रोशनी को पैदा किया। ये हुआ था अक्टूबर 11 की रात को। और फिर अगले दिन की सुबह इन तीनों शिप में से एक शिप में एक लुकआउट ने देखा कि दूर जमीन नजर आ रही। तो 12 अक्टूबर की सुबह को कोलंबस इस जमीन के पास पहुंचे और उस आइलैंड पे उतरे। और आज हम ये मानते हैं कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये वो जगह थी जो बहामास में एक आइलैंड था जिसका आज नाम है सैन साल्वाडोर आइलैंड, जिसको पहले बॉटनिक आइलैंड भी कहते थे। कोलंबस जब इस आइलैंड पे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं और इनकी शक्ल और इनके शरीर का कलर हमसे बहुत अलग है। कोलंबस ने अपनी 12 अक्टूबर की डायरी एंट्री में लिखा था कि ऑलमोस्ट इन सारे लोगों के शरीर के ऊपर कोई ना कोई स्क्रैच मार्क्स है, कुछ घाव के निशान है। उसने ये भी लिखा कि जब उन्होंने इशारों से पूछने की कोशिश की कि ये घाव के निशान कैसे लगे, तो उनको ऐसा बताया गया कि आसपास के आइलैंड्स के लोग इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने अपने आइलैंड को डिफेंड किया और उसकी वजह से इनको इतनी चोटें लगी। कोलंबस ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि उसको लग रहा था कि ये लोग इजीली गुलाम बनाए जा सकते क्योंकि इनके पास कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं है, इन्होंने वेपन्स देखे ही नहीं है, मेटल्स को यूज ही नहीं किया। और कोलंबस ने ये भी लिखा था डायरी में कि एक बार उसने एक व्यक्ति को अपनी तलवार देने की कोशिश की ऐसे दिखाने के लिए, तो सामने वाले व्यक्ति को इतनी हैरानी उस तलवार को देख के कि उसने धार वाले हिस्से से ही
तलवार को पकड़ लिया और अपने आप को काट लिया। तो इस बात से कोलंबस को विश्वास हो गया कि इनको हवा ही नहीं है कि ये वेपन्स हैं, और इसी वजह से कोलंबस ये दावा कर रहे थे कि अगर हम 50 लोगों को भी 50 आम लोगों को यहाँ पे लेके आ जाए तो वो इन सारे लोगों को गुलाम बना सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। कोलंबस ने ये भी लिखा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोगों का कोई रिलीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनको क्रिश्चियन बनाया जा सकता है। कोलंबस ने इन लोगों को इंडियोस कहा, क्योंकि स्पेनिश में इंडियंस का वर्ड होता है इंडियोस, और कोलंबस को लग रहा था कि वो ईस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं, इसीलिए आज भी कैरेबियन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, क्योंकि कोलंबस वेस्ट की तरफ सेल करके गए थे, जबकि वेस्ट इंडीज जैसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। अक्टूबर के मंथ में ही कोलंबस ने फिर से इस आइलैंड से सेल किया और फिर क्यूबा के आइलैंड पर पहुंचे, और कोलंबस को लगा कि ये चाइना है, और इसके बाद उनका एक्सपीडिशन आगे बढ़ते हुए हिस्पानियोला में पहुंचा। यहाँ कोलंबस ने अपने 39 आदमियों को एक कॉलोनी बनाने के लिए, एक सेटलमेंट बनाने के लिए छोड़ दिया, और वापस अपनी शिप्स को लेके 1493 के जनवरी में स्पेन की तरफ निकल पड़े। अपने साथ अपनी जर्नी में इन आइलैंड्स पे जो उनको चीजें मिली थी, जिनमें कुछ गोल्ड था, कुछ स्पाइसेस थी, और कुछ लोगों को भी पकड़ के कैप्चर करके वो अपने साथ लेके जा रहे थे। मार्च 1493 में कोलंबस जब वापस स्पेन पहुंचे तो उनका हीरोज की तरह स्वागत हुआ और उनको एडमिरल ऑफ द ओशन सी का खिताब दिया गया। जो सोने, चांदी, स्पाइसेस का वादा करके कोलंबस यहाँ से गए थे, स्पेन के किंग और क्वीन को कहा था कि बहुत सारा सामान लेके आएंगे, वो सब तो उनको नहीं मिला। पर कोलंबस ने किंग और क्वीन को ये कहा कि वहाँ बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है और वहाँ के लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे जीते हैं, उनको वेपन का कोई आइडिया ही नहीं है, उनको वॉरफेयर की टेक्निक्स का नहीं पता, तो उनको इजीली हराया जा सकता है और उनको एक्चुअली गुलाम बनाया जा सकता है। तो उसने ये कहा कि आप मुझे फिर से एक बार सपोर्ट करें, मैं एक बड़ा एक्सपीडिशन लेके वापस वहां जाना चाहता हूँ। तो ये जो बिल्कुल नई अनएक्सप्लोर्ड दुनिया कोलंबस ने स्पेन के अंदर दिखाई थी, इसको वो लोग उस समय न्यू वर्ल्ड बोलने लगे। और इसीलिए आज भी आप देखेंगे बहुत बार अमेरिका की जब बात करते हैं, जनरली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको न्यू वर्ल्ड कह दिया जाता है। किंग और क्वीन वापस इस सेकंड एक्सप्लोरेशन को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो गए और सितंबर 1493 में फिर से कोलंबस निकल पड़े। इस बार उनके पास 3 शिप्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी फ्लीट थी, जिसमें 17 शिप्स थी और इस सारी शिप्स में मिला के 1500 लोग थे। इतने सारे लोगों को इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये उन आइलैंड्स पे जाके उनको कॉलोनाइज करने वाले थे। इस बार इनका लैंडफॉल नवंबर के महीने में लेसर एंटीविस के आइलैंड पे हुआ। यहाँ से वो वापस हिस्पानियोला गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि जो 39 लोगों को वो छोड़ के गए थे यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, उन 39 लोगों को नेटिव लोग मार चुके हैं। तो एक बार फिर से एक दूसरी कॉलोनी हिस्पानियोला में कोलंबस के साथ इतने लोगों ने बनाई। नेटिव्स ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की पर उनके पास उस तरह के वेपन्स नहीं थे जो स्पेनिश लोग अपने साथ लेके आए थे, तो बहुत इजीली स्पेनिश लोगों ने इनको हरा दिया और इन सारे लोगों को पकड़ के गुलाम बना दिया। इसके बाद कोलंबस ने आगे सेल किया और अपनी जर्नी में उसको पुर्टो रिको, जमैका और कैरिबियन के और छोटे छोटे आइलैंड्स मिले। यहाँ कुछ साल बिताने के बाद कोलंबस फिर 1496 में वापस स्पेन पहुंचे, पर इस बार उनका स्वागत उतना भव्य नहीं था क्योंकि जो सेकेंड एक्सपीडिशन में इतनी सारी शिप्स लेके गए थे, इतने रिसोर्सेज लेके गए थे, जितना खर्चा हुआ था उतनी रिकवरी इस सेकेंड एक्सपीडिशन में नहीं। इन 2 एक्सपीडिशंस के बाद कोलंबस ने 2 और एक्सपीडिशंस किए और इन एक्सपीडिशन में भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स मिले जो यूरोपियंस को जिनके बारे में पता नहीं था। और आज हम ये जानते हैं कि ये सारे जो आइलैंड्स थे ये साउथ अमेरिका के पास के बहामास हो गया, कैरिबियन हो गया, उसी एरिया के सारे आइलैंड्स। और जिन जिन आइलैंड्स पे जा रहे थे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को, जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रहते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, उनको गुलाम बनाते थे और उनसे ही सारे काम करवाते थे। अपने इन्हीं सारे एक्सपीडिशंस में कोलंबस ने बहुत सारे नेटिव लोगों को कैप्चर करके गुलाम बना के वापस स्पेन भेजा किंग और क्वीन के पास, ताकि वो गुलाम की तरह उनको वहाँ यूज कर सके। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत ही डिवाइसिव और बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत महान एक्सप्लोरर मानते हैं और कुछ लोग उसको एक बहुत ही दरिंदे जैसा, बहुत ही खराब इंसान मानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी पर उसने नॉर्थ अमेरिका की खोज नहीं की थी। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और यूएस है जहाँ पे, वहाँ पे वाइकिंग्स बहुत सालों पहले पहुंच चुके थे। इसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल। इनफैक्ट कोलंबस कभी भी नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे ही नहीं। पर यह बात सच है कि कोलंबस के इन एक्सपीडिशंस की वजह से यूरोप को पहली बार पता चला कि हाँ, अगर आप अटलांटिक ओशन में वेस्ट की तरफ सेल करते हो तो डायरेक्टली चाहे इंडिया, चाइना, ये एशिया का कॉन्टिनेंट नहीं आता, पर बीच में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। ध्यान रखिए कि उस टाइम भी उनको पता नहीं था कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ये छोटे आइलैंड नहीं है, ये अमेरिका का बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कोलंबस ने ये जो एक्सपीडिशंस किए, इसकी वजह से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोलंबस के बाद ही बहुत सारे एक्सपीडिशंस अब यूरोप की तरफ से वेस्ट की तरफ जाते हुए इन अमेरिका के आइलैंड्स पे पहुंचने लगे और स्पेन ने बहुत सारे अपने एक्सपीडिशंस साउथ अमेरिका में भेजे थे। और इसीलिए आप देखेंगे आज भी
साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, जहाँ का कल्चर स्पेनिश कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि स्पेनिश लोगों ने बहुत सारे साउथ अमेरिकन जगहों को कॉलोनाइज किया था। जैसे स्पेन ने साउथ अमेरिका के ऊपर अपना दबदबा बनाया था, वैसे ही यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अपना दबदबा बनाया, और इसी वजह से कनाडा के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश इन्फ्लुएंस है, और यूएस के अंदर ज़्यादातर इंग्लिश इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन के लोगों का ज़्यादा दबदबा था। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कोलंबस ने जो एक्सपीडिशन स्टार्ट किए, इसकी वजह से एक झड़ी लग गई, जिसकी वजह से यूरोप को ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला और फिर उन्होंने इसको कॉलोनाइज किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।